नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज रविवार है तो रविवार विशेष का दिन है। आज बात करेंगे नेतृत्व को गढ़ने की क्षमता पर। देखिए, जो भी नेता, बड़ा नेता जो है, अगर वो असुरक्षा की भावना से मुक्त है तो ऐसा ही नेता नई पीढ़ी का या भविष्य का नेतृत्व गढ़ सकता है। और जब वो भविष्य का नेतृत्व गढ़ता है तो एक सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जो जिनको नेतृत्व सौंप रहा है मतलब वो रिटायर नहीं हो रहा है, जिनको नेतृत्व के लिए भविष्य में तैयार कर रहा है, उनमें आत्मविश्वास कितना है, उनकी क्षमता कितनी है, उनकी प्रतिभा कितनी है, उनकी कार्यकुशलता कितनी है, संगठन की क्षमता, पब्लिक स्पीकिंग, जनाधार, ये सब चीज़ें देखने के बाद फिर वो तय करता है कि इनमें आगे बढ़ने की कितनी क्षमता है, लोगों को साथ लेकर चलने की कितनी क्षमता है। तो आप देखें, पार्टियों में अंतर अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियों में जो आपको अंतर दिखाई देगा, इस मामले में एक मौलिक अंतर दिखाई देगा कि दूसरी पार्टियों में, और मैं इसमें लेफ्ट पार्टीज़ को भी शामिल करता हूँ, ये कोई सामान्य बात नहीं है कि पिछले 30-40 साल में लेफ्ट मूवमेंट कोई नया नेता नहीं पैदा कर पाया। जो लेफ्ट मूवमेंट जिसके पास इस देश में विमर्श स्थापित करने की क्षमता है, जो ये दावा करता है और काफ़ी मामलों में सही भी है कि वो तय करता है कि एजेंडा क्या होगा, वो तय करता है कि नैरेटिव क्या होगा, वो एक लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम जो बना हुआ है, वो दुनिया भर में भारत की छवि को गढ़ता है, बनाता है, बिगाड़ता है। बनाता कम है, बिगाड़ता ज़्यादा है, या बनाता शायद बिल्कुल ही नहीं है। जो भी नेगेटिव है, हो सकता है सही तो छोड़ दीजिए, गलत उसमें ज़्यादा होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को देखिए, और मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, शुरू से भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से नेताओं का उभार होता है, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि ये विश्वास आम कार्यकर्ता में कि वो भी एक दिन शीर्ष पर पहुँच सकता है। लेकिन बड़ी बात ये होती है कि नेतृत्व को पहचानने की, मतलब भावी नेतृत्व को पहचानने की और उसको आगे बढ़ाने की क्षमता। एक समय अटल अडवाणी की जोड़ी में, खासतौर से लाल कृष्ण आडवाणी, उनमें नेताओं को पहचानने, उनको आगे बढ़ाने की क्षमता थी। उसी दौरान ये बड़े नेता पैदा हुए। चाहे आप आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कीजिए, वित्त मंत्री जो थे अरुण जेटली, उनकी बात कीजिए, प्रमोद महाजन, सुषमा स्वराज, वेंकैया नायडू, अनंत कुमार, ये सब नेता उनके पैदा किए हुए हैं, उनके बनाए हुए हैं। और पिछले 10 साल में, 2013 से 2023, आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतने कम समय में, आमतौर पर माना जाता है कि नेतृत्व गढ़ने के लिए कम से कम 15 साल, वैसे सही में माना जाए तो 25 साल लगते हैं, लेकिन पिछले 10 साल में किस तरह से उन्होंने नेतृत्व को गढ़ा है। आज बात करूंगा सिर्फ 6 नेताओं की, जो प्रमुख हैं अपने राज्यों में, राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य के स्तर पर, जिनकी खूबियों से आप काफ़ी कुछ परिचित हैं। कुछ बताने की कोशिश करूंगा जो लोग नहीं जानते हैं। इसमें पहला नाम लूँगा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। 2013 में जब प्रधानमंत्री, उस समय मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, ने उनको राजनाथ सिंह से कहकर उत्तर प्रदेश का प्रभारी और उससे पहले राष्ट्रीय महामंत्री बनवाया था, तो पूरे मीडिया में, ख़ासतौर से लेफ्ट इकोसिस्टम जो है, उसमें सवाल उठे थे। और जो भारतीय जनता पार्टी को जानने वाले हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, ख़ासतौर से उत्तर भारत के, उन सब के मन में एक सवाल उठा था कि अमित शाह क्यों, और अमित शाह उत्तर प्रदेश के बारे में क्या जानते हैं, अमित शाह उत्तर प्रदेश में क्या कर लेंगे। इतना महत्वपूर्ण चुनाव है भारतीय जनता पार्टी के लिए, एक तरह से करो या मरो की स्थिति थी। ऐसे में उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राज्य, सबसे महत्वपूर्ण राज्य, जहाँ से 80 सीटें आती हैं लोकसभा की, वहाँ अमित शाह को क्यों भेजा जा रहा है। अमित शाह उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ जानते नहीं, गुजरात से बाहर उनको कोई नहीं जानता। अगर कांग्रेस की सरकार ने, यूपीए सरकार ने झूठे मुकदमों में फंसाकर जबरन जेल न भिजवाया होता, उनको प्रताड़ित न किया होता, तो शायद गुजरात से बाहर उनका नाम भी कोई नहीं जानता। ऐसे नेता को, वो गुजरात में, अपने प्रदेश में कभी मुख्यमंत्री नहीं रहे, कभी प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहे, इसके बावजूद उत्तर प्रदेश की कमान सौंपना, इसको कहते हैं दूरदृष्टि और प्रतिभा को पहचानने की क्षमता।
और उस जिसको पहचान रहे हैं उस पर विश्वास, और उसके बाद का श्रेय उस व्यक्ति पर जाता है जो उस उम्मीद पर, उस विश्वास पर खरा उतरता है। ये अमित शाह की खूबी। अमित शाह महामंत्री बनकर उत्तर प्रदेश गए तो उत्तर प्रदेश के नेताओं को, जो आपस में सरफुटअव्वल, अति महत्वाकांक्षी, निहायत निकम्मे और अक्षम लोग, और पार्टी को डुबोने का पूरा जो है अपयश उनके नाम, उन लोगों को लगा कि क्या कर लेंगे, क्या हमको बताएंगे। लेकिन पहली बैठक से अमित शाह ने बता दिया कि वो क्या है और क्या करने आए। इस तरह का संदेश मुझे याद नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने अपनी पहली ऐसी महत्वपूर्ण बैठक में संदेश दिया हो जो अमित शाह ने दिया। और उसके बाद का तो जो कुछ है सब इतिहास है, सब लोग जानते हैं। लेकिन वहाँ से जब बीजेपी की 71+2 73 सीटें आए, 73 आउट ऑफ 80, तो पूरा देश और देश के बाहर जो लोग भारतीय राजनीति पर नज़र रखते हैं, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को, जिसकी कुल लोकसभा 2014 से पहले लोकसभा में 112 सीटें थी, उसको 73 सीट सिर्फ उत्तर प्रदेश से मिल गई। ये क्या चमत्कार हो गया। ये तो वही संगठन है जो 10 सीट लाने में जिसको पसीना छूट जाता था, वो संगठन, उसी संगठन में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया, उसके बावजूद 73 सीटें लोकसभा की। ये अभूतपूर्व सफलता थी। और ये कोई जो है ऐसा नहीं है कि भाग्य के सहारे हो गया, तुक्का लग गया। ये मेहनत से ज़मीनी स्तर पर, बूथ स्तर तक संगठन को चुस्त दुरुस्त करने और उसके अलावा विमर्श गढ़ने, इन सब का मिला जुला असर था। ये ऐसा ही नेता कर सकता था जिसको अपनी क्षमता पर भरोसा हो, जिसको अपने नेता के गुणों पर भरोसा हो और उसकी क्षमता पर, लोकप्रियता पर भरोसा हो। और वो अमित शाह ने करके दिखाया। और 2014 का चुनाव हो गया, सरकार बन गई, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। फिर एक बार चर्चा शुरू हुई, भाई प्रधानमंत्री गुजराती, राष्ट्रीय अध्यक्ष गुजराती, ये कैसे हो सकता है, जब बनने से पहले चर्चा चली थी तब। लेकिन प्रधानमंत्री ने इसकी चिंता नहीं की। उनको मालूम था कि उनको रिजल्ट चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन किस राज्य का है और किस जाति से है, किस धर्म से है, किस क्षेत्र से है, किस भाषा से है। रिजल्ट चाहिए। कौन रिजल्ट दे सकता है, तो उनको मालूम था अमित शाह दे सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया तो पूरे देश ने देखा कि भाई अमित शाह में तो संगठन की अद्भुत क्षमता है। वो जो है रातों रात संगठन को बदलने की क्षमता रखते हैं। किस तरह से वो पार्टी को बंद एसी कमरों से निकालकर ज़मीन पर ले गए, कार्यकर्ता तक ले गए, कार्यकर्ता का सम्मान बढ़ाया, कार्यकर्ता की सक्रियता बढ़ाई, कार्यकर्ता का सहयोग बढ़ाया। वो सब कुछ देखा लोगों ने और फिर लगा, लोगों के मन में था कि हाँ संगठन के लिए अच्छे आदमी हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन जो है वो तो नहीं आता। क्योंकि गुजरात में भी वो गृह राज्य मंत्री ही थे और गृह मंत्री चूँकि अब प्रधानमंत्री थे, तो उनकी छत्रछाया में उनके विभाग के काम के बारे में अगर कुछ श्रेय मिलना था तो प्रधानमंत्री को ही मिलना था। लेकिन जब उन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद गृह मंत्री बनाया गया तो अमित शाह का एक नया रूप लोगों ने देखा। और जब 2019 को उन्होंने प्रस्ताव राज्यसभा में पेश किया जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 से हटाने का, और उनका जो भाषण हुआ, वो भाषण मुझे लगता है याद रखा जाएगा, आने वाली कई पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। जिस ऊर्जा के साथ उन्होंने वो भाषण दिया, जिस संयम के साथ और जिस आक्रामकता के साथ, दोनों संयम और आक्रामकता का जो सम्मिश्रण था, वो सुनने और देखने लायक था। वो भाषण मुझे नहीं लगता कि भारत के लोग, जिन लोगों ने उसको लाइव देखा होगा कम से कम, या उसके बाद भी देखा होगा, वो कभी भूल पाएंगे। तो एक नए अमित शाह प्रशासनिक और पार्लियामेंटेरियन के रूप में उभर कर लोगों के सामने आए। तो इस तरह की उंगली उठाने वाले, सवाल उठाने वालों के मुंह हमेशा के लिए बंद हो गए। तो यही वजह है, ये कोई गुजरात का होने की वजह से नहीं, कोई प्रधानमंत्री का करीबी होने की वजह से नहीं। अमित शाह को अपनी क्षमता, अपनी प्रतिभा और कार्य निष्पादन की क्षमता, इस पर आज संगठन हो या सरकार हो, दोनों जगह उनका पद कुछ भी हो या पद कोई ना हो, तो भी उनकी हैसियत नंबर 2 की है।
दूसरा, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बिखरी हुई थी, कोई नेतृत्व नहीं था। जो नेतृत्व के नाम पर मौजूद थे लोग, वो आपस में जूतम पैजार से उनको कोई फुर्सत नहीं थी, किसी का कोई कद नहीं था, कोई स्तर नहीं था, बोलने की क्षमता नहीं थी। ऐसे में गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर और गोरखपुर से लोकसभा सदस्य को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री का पद सौंपना, ये पार्टी नेतृत्व के लिए, खासतौर से प्रधानमंत्री के लिए आसान फैसला नहीं रहा होगा। भारतीय जनता पार्टी में साधु संतों के आने का सिलसिला बहुत पुराना है और उनका अनुभव बड़ा ख़राब है, अच्छा अनुभव नहीं रहा है। इसके बावजूद ये फिर कह रहा हूँ कि नेतृत्व की क्षमता है कि पहचानना कि जिस व्यक्ति को जिम्मेदारी देने जा रहे हैं उसकी क्षमता क्या है, उसकी प्रतिभा क्या है। योगी आदित्यनाथ कभी प्रशासन में नहीं रहे, लेकिन पिछले 5 सालों में, 6 साल हो गए हैं, उन्होंने प्रशासन जिस तरह से चलाया उससे ऐसा लगता है कि जैसे पानी में मछली, उस तरह से योगी आदित्यनाथ प्रशासन में। कोरोना जैसी महामारी भी उनके पैर डिगा नहीं पाई। उस दौरान उन्होंने जो प्रदर्शन किया, जो अपनी प्रशासनिक क्षमता दिखाई, जो अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई, वो देश का कोई और मुख्यमंत्री नहीं दिखा पाया। उसके अलावा माफिया राज को ख़त्म करना, ये असंभव सी बात थी। ये उत्तर प्रदेश को जानने वाला, उत्तर प्रदेश में रहने वाला कोई ऐसा नहीं था, एक भी, चाहे जितना बड़ा बीजेपी का समर्थक हो, चाहे जितना बड़ा योगी जी का भक्त हो, वो ये कह नहीं सकता था कि ऐसा हो सकता है, और वो हो गया। तो ये योगी आदित्यनाथ ही हैं जो विधानसभा में खड़े होकर माफिया के बारे में कहते हैं, क्या समझते हैं, मिट्टी में मिला देंगे। ये घोषणा जब वो बोल रहे थे तो उनका आत्मविश्वास और उनका जो है, उनकी जो परफॉर्मेंस है, वो बोल रही थी। 5 साल में माफिया की कमर तोड़ दी, माफिया की कमर टूटी और उसके बाद पूरा विपक्ष उनके नेतृत्व के सामने बौना नज़र आने लगा। आज उत्तर प्रदेश में उनके मुकाबले अगर रैंकिंग करना चाहें आप, तो पहले नंबर पर योगी आदित्यनाथ, तो आपको 20वें 25वें नंबर पर अखिलेश यादव नज़र आएंगे। कहीं कोई मुकाबला नहीं है। वो चूँकि संख्या है उनकी विधानसभा में, इसलिए जो है लीडर अपोजिशन बने हुए हैं। उसके अलावा आप चाहे नेतृत्व क्षमता की बात करें, चाहे प्रशासनिक क्षमता की बात करें, चाहे दूरदृष्टि की बात करें, चाहे राज्य के विकास को लेकर विजन की बात करें, जिस तरह का परिवर्तन उत्तर प्रदेश में विकास के स्तर पर हुआ है, वो भी कल्पनातीत है। अभी इन्वेस्टर समिट जो हुआ है, उसमें 33 लाख करोड़ से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव आए हैं। ये उत्तर प्रदेश में, ये सपने में भी किसी पार्टी, किसी मुख्यमंत्री ने नहीं सोचा होगा। लेकिन वो ऐसा है कि ऐसे ही नहीं आ जाता, उसके लिए बड़ा कठिन परिश्रम करना पड़ता है, उसके लिए अपनी साख बनानी पड़ती है, उसके लिए लोगों के मन में विश्वास पैदा करना पड़ता है। तो आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नाम पर लोगों को योगी आदित्यनाथ में भरोसा है, इसलिए ये इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल आ रहे हैं, इसलिए विकास का काम इतनी तेज़ी से चल रहा है, इसलिए आज उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश बन रहा है, सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला प्रदेश बन रहा है। कई तमाम मानकों पर उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 पर आ रहा है। और ये सब सिर्फ महज 6 सालों में, जिसमें से 2 साल कोरोना के निकाल दीजिए, तो सिर्फ कहिए 4 सालों में ये सारी उपलब्धि है। अगर वो 2 साल भी मिले होते तो और अच्छी स्थिति होती। तो आप उनके नेतृत्व की क्षमता की बात करें, प्रशासनिक क्षमता की बात करें, उनके भाषण की क्षमता की बात करें, या उनके जनाधार की बात करें, उनके सामाजिक आधार की बात करें, इन सब में कोई मुकाबला नहीं है। उत्तर प्रदेश का कौन सा मुख्यमंत्री इससे पहले इसका मुकाबला कर सकता था, ये बताना मुश्किल है। बड़ी मुश्किल से अगर कोई नाम सामने आता है तो वो गोविंद वल्लभ पंत का नाम आता है, इसके अलावा कोई नहीं। तीसरा नेता देखिए, देवेंद्र फडणवीस। 2014 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के भाजपा नेताओं की लगभग
1 दर्जन नेताओं की सूची में उनका भी नाम आता था। महाराष्ट्र से बाहर कम ही लोग उनका नाम जानते थे। महाराष्ट्र में भी वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में उनकी गिनती नहीं होती थी। जूनियर नेताओं में थोड़ा माना जाता था, थोड़ी प्रतिभा है, उत्साही है, इससे ज़्यादा नहीं। प्रधानमंत्री की नज़र पड़ी, देवेंद्र फडणवीस कंचन बन गए, सोने की तरह निखर कर सामने आए। 5 साल जिस तरह से महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में सरकार चलाई, गठबंधन की सरकार चलाई, और ऐसा गठबंधन जिसमें जो गठबंधन का सहयोगी था वो 5 साल गाली देता रहा, 5 साल विरोध करता रहा और सरकार में भी बना रहा। महाराष्ट्र जैसे राज्य में जहाँ जिस जाति से आते हैं देवेंद्र फडणवीस, ब्राह्मण जाति से, वहाँ ब्राह्मणों की संख्या नगण्य है। वहाँ इस बात की चिंता नहीं की प्रधानमंत्री ने कि देवेंद्र फडणवीस की जाति क्या है। उन्होंने ये देखा कि इस नेता में प्रतिभा क्या है, ये प्रदेश के लिए बेहतर है कि नहीं है, ये प्रदेश को चला सकता है कि नहीं, ये पार्टी को साथ लेकर चल सकता है कि नहीं, ये संगठन को ताकत दे सकता है कि नहीं, ये सरकार में परफॉर्मेंस दिखा सकता है कि नहीं, ये महाराष्ट्र जैसे राज्य को, विकसित राज्य को और विकास के रास्ते पर आगे ले जा सकता है कि नहीं। इन सब मानकों पर 5 साल में देवेंद्र फडणवीस खरे उतरे। आज पार्टी के हित के लिए वो सीएम से फिर डिप्टी सीएम बनने को तैयार हो गए। तो इस तरह की सहनशीलता, परिस्थिति के अनुसार समायोजन, ये होता है नेतृत्व का गुण कि हम पार्टी के, संगठन के हित के लिए काम कर रहे हैं, हम प्रदेश के हित के लिए काम कर रहे हैं। ये बात अगर समझ में आए तो फिर महत्वाकांक्षा पर लगाम लग जाती है। महत्वाकांक्षा होना बुरी नहीं है, महत्वाकांक्षा का बेलगाम हो जाना बुरी बात है। तो देवेंद्र फडणवीस एक उपलब्धि हैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की दृष्टि से। चौथे नेता का नाम हेमंत बिस्व शर्मा, असम के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेसी। आज उनकी बातें सुने आप, उनका काम देखें, उनके वक्तव्य सुने, उनकी विचारधारा को सुने तो आपको लगेगा नहीं कि कभी ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनसंघ और भाजपा के साथ रहे ही नहीं हैं। पूरे नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व स्थापित करने में हेमंत बिस्व शर्मा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। असम जैसे राज्य में दूसरी बार सरकार आने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उस संगठन में भी उतने ही कुशल हैं जितने प्रशासन में है। सरकार में उनकी गति बिल्कुल स्वाभाविक नज़र आती है, पानी जैसे स्वाभाविक रूप से बहता है उस तरह से बहते हैं। और विचारधारा के प्रति कमिटमेंट में मुझे लगता है बहुत से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आगे हैं। और वो केवल जवानी जो है वो कमिटमेंट नहीं है, वो सरकार के काम काज में हर पल दिखाई देता है। जिस राज्य में 33% मुस्लिम आबादी हो जो भारतीय जनता पार्टी की कट्टर विरोधी हो, वहाँ दोबारा सरकार लाना और सरकार को सुचारू रूप से चलाना, कोई बड़ी घटना दुर्घटना न होने देना, ये कोई आसान बात नहीं है। जिस तरह से मदरसों के खिलाफ अभियान चलाया, दूसरे मुद्दों पर जिस तरह से असम की जो अस्मिता है उसको बचाए रखने का अभियान चलाया, वो सब अपने आप में काबिले तारीफ़ है। 5वां नाम, बाकी 2 नाम जो हैं, 4 के बाद 2 नाम जो हैं वो किसी पद पर नहीं हैं, लेकिन उनमें क्षमता बहुत है और वो भारतीय जनता पार्टी को सार्वदेशिक बनाने में उनकी आने वाले समय में बहुत बड़ी भूमिका होने जा रही है। उसमें पहला नाम है बांदी संजय कुमार, तेलंगाना के अध्यक्ष, ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता, ज़मीन पर लड़ने वाला नेता, कभी हार नहीं मानने वाला, अनवरत प्रयास करने वाला नेता, अच्छा वक्ता, अच्छा संगठन करता। और इस सब के अलावा इन सब में एक खूबी आपको मिलेगी, अभी जो छठा नाम बताऊंगा उन सबको मिलाकर सब मृदुभाषी हैं, लेकिन सब समय पड़ने पर उतने ही कड़े हो सकते हैं। तो इनकी जो है सरलता पर, इनके सीधेपन पर मत जाइए। ये समय के अनुसार जो है फैसला करते हैं कि कब मृदु रहना है, कब कठोर हो जाना है। तो अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करने वाले ये नेता हैं। बांदी संजय कुमार तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में ले जाने के द्वार पर खड़े हैं। अगर
तेलंगाना में भाजपा की सरकार बनती है 2023 में, नहीं तो 2028 में, तो तय मानिए 2023 में भी बन सकती है। तो इसका सबसे बड़ा श्रेय बांदी संजय कुमार को होगा, जिनकी अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने दिल्ली में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई बहुत प्रशंसा की, उदाहरण के रूप में पेश किया कि राज्य के नेता को इस तरह होना चाहिए, इस तरह का आचरण होना चाहिए, इस तरह संगठन को खड़ा करना चाहिए, इस तरह संगठन के लोगों को जोड़ना चाहिए, इस तरह कार्यकर्ताओं से संपर्क और संबंध होना चाहिए, इस तरह से ज़मीन पर काम करना चाहिए। ये सब प्रशंसा प्रधानमंत्री ने की। उसके अलावा छठा नाम के अन्नामलाई। मेरी नज़र में व्यक्तिगत रूप से के अन्नामलाई का कोई जवाब नहीं। तमिलनाडु जैसा राज्य जहाँ बीजेपी का कुछ नहीं, वहाँ बीजेपी को परसेप्शन में नंबर 2 की पार्टी बना दिया, और पिछले 2, 2.5, 3 साल में, ज़्यादा समय भी नहीं लगा। कर्नाटक कैडर के आईपीएस ऑफिसर नौकरी छोड़ी, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। पढ़े लिखे, संभ्रांत, मृदुभाषी, ज़मीन से जुड़े हुए, कोई अहंकार नहीं, कोई ईगो नहीं, और कोई ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं जो बेलगाम हो, और पार्टी के संगठन और विचारधारा दोनों को आत्मसात कर चुके हैं। के अन्नामलाई तमिलनाडु में बीजेपी की सबसे बड़ी उपलब्धि है, बल्कि दक्षिण में कहें तो। कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा के बाद अगर दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी के 2 स्टार कैंपेनर बनेंगे तो वो बांदी संजय कुमार और के अन्नामलाई। ये 2 हैं जो बीजेपी को सार्वदेशिक पार्टी बनाएंगे, जिसका जनाधार उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक होगा। बीजेपी अभी भी दक्षिण के राज्यों में कर्नाटक से के अलावा बहुत कमज़ोर है, लेकिन तेलंगाना और तमिलनाडु, खासतौर से तेलंगाना तो बहुत करीब है बड़े बदलाव के लिए, और तमिलनाडु उसके लिए तैयार हो रहा है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की चिंता ओपीएस है, ईपीएस नहीं है, एआईएडीएमके के अन्नामलाई हैं। डीएमके के सारे हमले के अन्नामलाई पर होते हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए। और ये दोनों नेता मुख्यमंत्री बनने की पूरी क्षमता रखते हैं, पूरी प्रतिभा रखते हैं, और इनसे पहले जिन 4 नेताओं की बात की वो सब प्रधानमंत्री बनने की भी क्षमता रखते हैं। तो सिर्फ 10 सालों में 6 ऐसे नेताओं को गढ़ना, नेतृत्व को गढ़ना, ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये कोई ऐसा व्यक्ति ही कर सकता है जो निष्काम भाव से अपने संगठन की सेवा कर रहा हो, जिसके मन में हो कि संगठन ने जो अचीव किया है, जो उपलब्धि है, वो स्थायी हो, लंबे समय तक चले। ऐसा ना हो कि मैं जब तक हूँ तब तक तो सब कुछ अच्छा रहे और मैं न रहूँ तो सब खत्म हो जाए। ये भावना जिसके मन में नहीं होगी वही इस तरह के नेतृत्व को गढ़ सकता है। और ये इन सब में एक खूबी है कि ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वास पात्र हैं। ये सब अच्छे वक्ता हैं, ये सब अच्छे संगठन करता हैं, ये सब टीम मैन हैं, टीम को साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। और इसके विपरीत आप बाकी नज़र डाल लीजिए दूसरी पार्टियों पर। देश की जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, देखिए आप पिछले 10 साल, 20 साल, 25 साल में कोई नया नेतृत्व उभरा है क्या? ले देकर अगर आप कहें तो पिछले 5-6 साल में भूपेश बघेल एक छत्तीसगढ़ में नज़र आते हैं कांग्रेस में। उसके अलावा कांग्रेस से लोग गए ही हैं। जो संभावित नेता हो सकते थे, जिनमें कुछ प्रतिभा थी, वो छोड़कर ही गए कांग्रेस को। कोई आया नहीं ऐसा, कोई उभरा भी नहीं, क्योंकि उभरने नहीं देते। और इन जिन 6 नेताओं का नाम बताया वहीं तक सीमित नहीं, और हैं नेता, लेकिन 6 की बात कर रहा हूँ। ये सब यहाँ तक कभी नहीं पहुँचते अगर वो किसी वंशवादी पार्टी में होते। तो डेमोक्रेसी में कार्यकर्ता में ये भरोसा कि वो शीर्ष तक पहुँच सकता है, वही डेमोक्रेसी को मजबूत कर सकता है, वही जनतंत्र को मजबूत कर सकता है। तो ये भरोसा जब होगा तब वो जी जान लगाएगा संगठन के लिए, पार्टी के लिए, सरकार के लिए, देश के लिए। तो इस भरोसे से बनते हैं नेता। चाटुकारिता से, गणेश परिक्रमा से बने हुए नेता, उनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। जो कांग्रेस में दिख रहा है, दूसरे दलों में दिख रहा है, वंशवादी पार्टियों में दिख रहा है। परिवार के लोगों को छोड़ दीजिए तो कोई नेता नहीं है दूसरा।
परिवार के लोगों की भी क्षमता जो है और उनकी लोकप्रियता, जनाधार लगातार नीचे जा रहा है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।